नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ मीडिया मंच और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं रामदेव के बारे में, जो कि एक साधारण योग गुरु से बड़े बिजनेसमैन बन गए, जिनके साथ कंपनी के सीईओ, पतंजलि आयुर्वेदा के सीईओ बालकृष्ण आज तकरीबन 9,000 करोड़ रुपए के मालिक हैं। कंपनी का कुल राजस्व 9,500 करोड़ है लगभग, और उसमें 94% जो शेयर होल्डिंग है वो बालकृष्ण की है। हालांकि बाबा रामदेव पर अगर जिम्मेदारी की बात करें तो स्ट्रेटजी बनाने और ब्रांडिंग करने के बारे में सबसे प्रमुख भूमिका निभाते हैं बाबा रामदेव। बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गई धीरे धीरे, जिस तरह की उनकी छवि थी। क्योंकि अगर आप बाबा रामदेव का इतिहास देखें तो तकरीबन कम नहीं कुछ तो 20-25 साल से वो सार्वजनिक जीवन जी रहे हैं। और सुबह सुबह, आज से 20 साल पहले भी सुबह सुबह जब आप उन्हें टीवी पर देखते थे और योग सिखाते थे, योग के माध्यम से निरोगी रहने की बात करते थे, उनके वक्तव्य में, उनकी बातों में एक निश्चलता नज़र आती थी कि वो विशुद्ध समाज सेवा कर रहे हैं। लेकिन विशुद्ध समाज सेवा करते करते आयुर्वेद का रास्ता चुना उन्होंने। आयुर्वेद का रास्ता चुनते चुनते कंपनी बनाई, और कंपनी बनाने के बाद इस तरह से उनका कह सकते हैं कि मोह बढ़ गया, या क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने अपनी जो 20-25 साल में बनाई हुई छवि है, खुद ही धराशायी वो करने पर आमादा हो गए। आप जानते हैं कि 2010 में जब कॉमनवेल्थ गेम्स हुए, उसके बाद जो कॉमनवेल्थ गेम्स के घोटालों का आरोप लगना शुरू हुआ, उसके अलावा 2G स्कैम और साथ में कोलगेट स्कैम समेत तमाम आरोप जब कांग्रेस के ऊपर लगने लगे और अन्ना हजारे लोकपाल बिल को लेकर आंदोलन करने उतरे, तो उनके साथ तमाम आंदोलनजीवी जब जुड़ने लगे तो उसमें रामदेव का नाम भी जुड़ा, रामदेव भी जुड़े, और रामदेव इस तरह से जुड़े कि सरकार हिल गई थी। आपको याद होगा कि जब बाबा रामदेव किसी स्थान से दिल्ली आ रहे थे तो उनको रिसीव करने के लिए कई केंद्रीय मंत्रियों को उस समय की संपर्क सरकार ने, मनमोहन सरकार ने भेज दिया था दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर। लेकिन रामदेव माने नहीं। लोगों ने कयास लगाए थे कि अब उनको एक कैबिनेट मंत्री का दर्जा देने की बात की जाएगी, पेशकश की जाएगी, और वो कांग्रेस सरकार के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है उससे अपने आप को अलग कर लेंगे और साथ में सरकार के साथ बैठ जाएंगे। लेकिन वहाँ पर भी उन्होंने गेम किया, वहाँ पर भी उन्होंने ये इन कयासों को धराशायी किया और सीधे आंदोलन का हिस्सा बने, और उन्होंने पूरी तरह से देश में स्वाभिमान, देश में गौरव, देश में सांस्कृतिक जागरण, देश में सांस्कृतिक उत्थान की बात की, और आंदोलन का हिस्सा लगातार बनते रहे। लेकिन आपको ये भी याद होगा कि दिल्ली के रामलीला मैदान से उन्हें महिला का वस्त्र धारण करके भागना पड़ा था, और कहा जाता है कि अगर ऐसा वो नहीं करते तो उस समय की कांग्रेस सरकार उन्हें मरवा देती। ये आरोप हैं, इसके बारे में कोई ना तो मेरे पास डॉक्यूमेंट है, ना कोई फैक्ट्स है, और ना ही अभी तक कोई फैक्ट सामने आया है, ना इस पर कोई जांच चल रही है। लेकिन इस तरह के आरोप उस समय लगे थे और कई सारे लोग इस तरह की बातें करते थे। खैर, वो भाग गए, बच गए। आंदोलन चला। आंदोलन की उपज अरविंद केजरीवाल, जो कि आंदोलन करते करते राजनीति में आ गए तो आज वो खुद तिहाड़ जेल में है। तो रामदेव एक ऐसा व्यक्ति जिसने समाज को बड़े पैमाने पर प्रभावित किया, और भारत का 21वीं सदी का इतिहास जब लिखा जाएगा दोस्तों, तो निश्चित तौर पर रामदेव का नाम बड़े अक्षरों में होगा, क्योंकि रामदेव ने भारत के जनमानस को व्यापक पैमाने पर प्रभावित किया है। और जिस समय भारत के जनमानस को एक डोज की ज़रूरत थी, एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण की डोज की ज़रूरत थी, आयुर्वेद की ज़रूरत थी, योग की ज़रूरत थी, क्योंकि बड़ा ही संक्रमण काल चल रहा था उस समय। जो लोग भारतीय संस्कृति, सभ्यता और भारत के गौरव की चिंता करने वाले लोग थे, उनको इस बात का डर लग रहा था कि न जाने क्या हो जाएगा आने वाले समय में भारतीय सभ्यता को, भारतीय संस्कृति और समाज को। लेकिन उस समय अन्ना हजारे के आंदोलन के बहाने और रामदेव की अपनी जो छवि पहले से थी, वो सब कुछ का मिक्सचर मिला, और परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि रामदेव धीरे धीरे एक बड़ा नाम बन गया। 2006 में, इससे पहले 2006 में पतंजलि आयुर्वेद कंपनी का गठन होता है हरिद्वार औद्योगिक क्षेत्र में, और पहले औषधि बनाते बनाते, कुछ जड़ी बूटियों को बेचते बेचते, फिर कॉम्प्लिकेटेड जो कह सकते हैं जटिल और असाध्य रोग हैं, जिनके लिए अब तक ज़्यादातर आयुर्वेदिक कंपनियां भी दवाई कम ही बनाती थी, कह सकते हैं उन बीमारियों के लिए भी दवाइयाँ बनाना शुरू कर दिया। और अब तो
एक समय तो ऐसा आ गया था जब लोग ये कहने लगे थे कि क्या पतंजलि भी धीरे धीरे टाटा बन जाएगा और हर प्रोडक्ट बनाने की बात करेगा, क्योंकि खाने पीने की वस्तुएं बनाने लगे, आटा, तेल, दलिया और बाकी पैकेट बंद चीज़ें उन्होंने अपने स्टोर में रखना शुरू कर दिया अपनी कंपनी से बनाकर। लोग कहते हैं कि बनता कहीं और है, ब्रांडिंग सिर्फ वो करते हैं, तो उन्होंने गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा। और सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई चल रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ रामदेव और बालकृष्ण बल्कि पतंजलि को लताड़ा ही लताड़ा, साथ में हरिद्वार औद्योगिक क्षेत्र की उन लाइसेंसिंग अधिकारियों को भी जमकर लताड़ा जिन्होंने इनके हर एक प्रोडक्ट को बिल्कुल छूट देते रहे। और आप जानते हैं कि इस पूरे मैटर पर जो सुनवाई चल रही थी वो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा दायर की गई एक याचिका के आधार पर चल रही थी। और आईएमए ने ये कहा था कि पतंजलि जो है वो आधुनिक चिकित्सा की आलोचना करता है, इसलिए उसने पतंजलि के खिलाफ और रामदेव के खिलाफ आयुर्वेद कार्रवाई की मांग की थी सुप्रीम कोर्ट से। और सुप्रीम कोर्ट ने जो पतंजलि के उत्पाद थे उनके विज्ञापनों पर रोक लगाई थी, रोकने के लिए निर्देश दिया था। ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज़ आपत्तिजनक विज्ञापन अधिनियम 1954 में निर्दिष्ट बीमारियों और विकारों का इलाज करने के दावे के संबंध में। और आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि अब 16 दवाइयों पर, जो कि बहुत अहम दवाइयाँ या अहम दावे जिनके बारे में रामदेव करते थे, उन दवाइयों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। दिव्य फार्मेसी की दवाइयाँ हैं, उनमें शामिल हैं, आप सुन लीजिए और इन्हें नोट कर लीजिए, जो प्रतिबंधित हैं उन्हें न लें तो बेहतर रहेगा। श्वासारी गोल्ड, श्वासारी वटी, दिव्य ब्रोंकोम, श्वासारी प्रवाही, श्वासारी अवलेह, ये सारी सांस और फेफड़े गले से संबंधित ज़्यादातर दवाइयाँ हैं, ताकि जिनको अस्थमा वगैरह होता है उसमें काम आती हैं। मुक्तावटी एक्स्ट्रा पावर, लिपिडोम, बीपी ग्रिट, मधु ग्रिट, मधुनाशिनी वटी एक्स्ट्रा पावर, लिवामृत एडवांस, लिवोग्रिट, आई ग्रिट गोल्ड और पतंजलि आई ड्रॉप, दृष्टि आई ड्रॉप शामिल हैं। तो आप सोचिए कि एक समय आयुर्वेद को बढ़ावा देने में कहीं न कहीं पतंजलि ने बहुत अहम रोल प्ले किया, लेकिन आज पतंजलि की तमाम बड़ी दवाइयों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। और एक धड़ा ये है इस समय जो ये कह रहा है कि पतंजलि और आयुर्वेद कहीं न कहीं इन जो अंग्रेज़ी दवाइयों का वैश्विक बाज़ार है उसके लिए एक बड़ी चुनौती है, उसके लिए ख़तरा है। इसलिए सारे जो फ्रैटर्निटी है उसने कह सकते हैं कि संयुक्त रूप से ये प्रयास किया है कि कैसे ही डिफेम हो पतंजलि, कैसे भी डिफेम हो रामदेव। लेकिन आपको ये भी ध्यान होगा किसी मैटर पर, इसी मामले पर सुनवाई करते समय जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि आप एक सार्वजनिक माफ़ीनामा जारी करिए कि आपसे गलती हुई है, आप इस तरह की गलतियां नहीं दोहराएंगे, अन्यथा आप सज़ा भुगतने के लिए तैयार रहिए, तो इन्होंने एक छोटा सा विज्ञापन कई अखबारों में पीछे की तरफ डलवा दिया था, और वो बहुत छोटा सा था, नोटिस की तरह। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या आपके विज्ञापन भी इतने छोटे छोटे होते थे, तल्ख लहजे में। उसके बाद और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि पहले वाले माफ़ीनामे में ना तो बालकृष्ण का नाम था और ना ही रामदेव का। तो उसके बाद इन्होंने अपने नाम के साथ बड़ा माफ़ीनामा छापा, अब जाकर के सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट हुई है। और अगली जो सुनवाई होनी है 7 मई को, उसमें फिज़िकल अपीयरेंस यानी रामदेव और बालकृष्ण को भी अपीयर होना था, लेकिन जब मुकुल रोहतगी जो कि पैरवी कर रहे हैं पतंजलि आयुर्वेद की, तो उन्होंने निवेदन किया कि उन्हें छूट दे दीजिए इस बार, अगली सुनवाई में अगली तारीख में अपीयर होंगे, तो उन्हें छूट दे दी गई है। मेरे मन में एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि जो व्यक्ति जिसके अपने पत्नी और बच्चे नहीं हैं, जिसे अपने पत्नी और बच्चों के लिए बहुत बड़ा साम्राज्य नहीं खड़ा करना है, राजनीति में ऐसा माना जाता है, उद्योग जगत में भी माना जाता है, दलाली के धंधों में माना जाता है, लेकिन जिस व्यक्ति का अपना कोई नहीं है, उस व्यक्ति को किस बात का मोह हो गया था कि वो ऐसी भ्रामक चीज़ें देश और दुनिया के सामने ला रहा था। मैं इस स्थिति में नहीं हूँ कि मैं ये कहूँ कि सुप्रीम कोर्ट में जो जांच चल रही है फर्जी है और रामदेव को फंसाया जा रहा है। मैं उनको बिल्कुल निर्दोष नहीं मान सकता हूँ। कहीं न कहीं उनके उत्पादों की गुणवत्ता में कमी थी, जिस वजह से आज वो कटघरे में है। आपको एक शेर वसीम बरेलवी का शेर है, उसकी 2 लाइनें मैं पढ़ना चाहूँगा, जिसे 2005 या 2006 की बात है, जब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे आरसी लाहौटी। उन्होंने कांग्रेस की सरकार के दौरान
जेडीयू और भाजपा की सरकार को बिहार में गिराने के लिए बूटा सिंह का जो इस्तेमाल हुआ था, राज्यपाल का जो इस्तेमाल हुआ था कांग्रेस की सरकार के द्वारा, यानी बूटा सिंह कांग्रेस सरकार की तरफ से राज्यपाल नियुक्त किए गए थे, कांग्रेस नेता थे और कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी, राज्य में बिहार में भाजपा और जनता दल की सरकार थी, तो इन्हें बहुमत साबित करने नहीं दिया और गिरा दिया गया था। तो इसी मामले की संविधान पीठ में सुनवाई चल रही थी और उसमें मुख्य न्यायाधीश ने वसीम बरेलवी का ये शेर पढ़ा था, ज़रा सा कतरा कहीं आज अगर उभरता है, समंदरों के लहजे में बात करता है। कतरा मतलब समझ रहे ना, बूंद, एक बूंद कहीं उभरती है तो उसका जो अभिमान है, उसका घमंड है, वो समंदर की तरह होता है। और अगली लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, खुली छतों के दिए कब के बुझ गए होते, कोई तो है जो इन हवाओं के पर कतरता है। तो गलत जो करेगा ना, उसका समय आएगा, चाहे वो रामदेव हो, चाहे वो राजनीतिक दल हो, चाहे कोई भी सरकारी कोई भी अंग्रेज़ी दवा कंपनी हो। इसलिए बहुत कुछ नहीं रखा है, जितना भी आप जुटा लीजिए, हज़ारों करोड़ लाखों करोड़ की संपत्ति, सब कुछ यहीं छोड़ के जाना है। अपना कर्म सही से, निष्ठा से, ईमानदारी से करते रहिए। जितना मिले, जितना परमात्मा दें, उतने में खुश रहने की आदत अगर हम डाल लें तो शायद ये नौबतें ना आए। और बड़ा मुझे क्षोभ हो रहा है, एक व्यक्ति के नाते मैं सोच रहा हूँ कि जो समाज में इतनी प्रतिष्ठा हासिल कर ले रामदेव के रूप में, योग गुरु रामदेव, बाबा रामदेव, सम्मान के साथ लोग उन्हें देखते थे, आदर करते थे, पूजते थे। उनका एक एक वक्तव्य उनके लिए, लोगों के लिए कह सकते थे कि एक किताब था। तो ऐसे सिद्धांत था, सूत्र थे, ऐसे व्यक्ति को इस मोड़ पर पहुंचना पड़ा, ऐसा व्यक्ति इस मोड़ पर पहुंच गया। कौन सी ऐसी गलती हुई, क्यों नहीं आत्ममंथन किया, क्यों नहीं सोचा कि ऐसा भी हो सकता है। तो ये एक बड़ी बात मुझे समझ में आती है। आप क्या सोचते हैं, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और मैं इतना ही कहूँगा कि जो मिले, जितना मिले, उसमें खुश रहने की आदत डालनी चाहिए। धन्यवाद।